आपने कहीं ना कहीं देखा या पढ़ा जरूर होगा कि इस साल हमारी सरकार ने 5 लाख करोड़ का इनकम टैक्स कलेक्ट किया, या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी ने अपनी मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स को बेच के इतना X% ऑफ प्रॉफिट कमाया। बट क्या आपको पता है, इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द पैसा जो आता है वो इनकम टैक्स से नहीं, वो आता है बोरोइंग लेकर। अगर मैं इस साल की बोरिंग की बात करूँ तो वो है 35% ऑफ द टोटल इनकम। एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ये परसेंटेज 36% था, विच इज लेस देन 1%, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी बात है हमारी सरकार के लिए। बट सोचने वाली बात यह है कि हमारी सरकार जो इतना सारा पैसा कमाती है अलग अलग तरीकों से, या फिर जो टैक्स लेती है हमसे, या फिर TDS काटती है अलग अलग तरीकों से, इन पैसों का वो करती क्या है? क्योंकि हमें भी तो ये जानने का हक है कि हमारी सरकार इन पैसों का करती क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस तरीके से हमारी सरकार इन एक्सपेंडिचर्स को मेंटेन करती है, या फिर हमारी सरकार किस तरीके से इन पैसों को इस्तेमाल करती है इंडिया की इकोनॉमी में या फिर GDP के ग्रोथ में। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। Greenbacks. Money. You can earn it, spend it, or borrow it. And so does the government. But where do they get it from and what do they spend it on? How does the government spend its money? Your money. यहाँ पर आपके लिए ये जानना भी जरूरी है, ये समझना भी जरूरी है कि सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और खर्च कहाँ पर होता है। Politicians say every dollar we take from you is used for something essential. But that's nonsense. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ डाटा बता देना चाहूंगा कि इस साल की यूनियन बजट 2022 के हिसाब से जो टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 14.2 लाख करोड़ एंड जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 13.3 लाख करोड़ रुपीस एक्सपेक्ट किया जाएगा इन द करंट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि ब्रिंग करता है इन टोटल 27.5 लाख करोड़ रुपीस का जो टोटल टैक्स कलेक्शन होगा फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स एंड फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स एज वेल। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो एज ऑन 10 नवंबर 2022 तक जो ग्रॉस टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 10.54 लाख करोड़ रुपीस है, जिसमें अप टू 30% से भी ज़्यादा का ग्रोथ देखा गया है फ्रॉम द लास्ट ईयर से। यस दोस्तों, 30% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है फ्रॉम द लास्ट ईयर से। अगर हम टोटल GST कलेक्शन की बात करें एज ऑन 20 अक्टूबर 2022 के रिटर्न के हिसाब से, तो वो थी 10.45 लाख करोड़ रुपीस। और तो ये तो सिर्फ डायरेक्ट टैक्स एंड GST ही था। इसके अलावा गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के टैक्सेस भी लेती है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, नॉन रेवेन्यू टैक्स एंड अलग अलग तरीके के और टैक्सेस कलेक्ट करती है। ऑल्दो हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि गवर्नमेंट किस तरीके से अपने एक्सपेंडिचर को मेंटेन करती है। तो गवर्नमेंट के खर्चों को समझने के लिए हम इसको एक एग्जांपल से समझें। मान लेते हैं कि हमारी सरकार के पास 100 रुपए है और उस 100 रुपए को गवर्नमेंट किस तरीके से खर्च करेगी। तो उस 100 रुपए में से 20 रुपए तो इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही लग जाता है, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हमारी सरकार 35% तक की बोरिंग लेती है टोटल इनकम की, जिसके कारण हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद 17 रुपए लगते हैं स्टेट शेयर एंड अदर टैक्सेस एंड ड्यूटीज में, मतलब वो पैसा जो हमारी सरकार को दूसरे स्टेट्स के साथ भी बांटना पड़ता है। उसके बाद 15 रुपए लगते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, मतलब वो स्कीम्स जो पूरी तरह से फंड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, खेलो इंडिया स्कीम्स। ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं आपको। उसके बाद 10 रुपए जाते हैं फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स में। बेसिकली फाइनेंस कमीशन आपको ये बताता है कि किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से अपने टैक्सेस रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिफरेंट स्टेट्स में। बेसिकली ये जो कमीशन है वो ट्रांसफर किया जाता है बाय वे ऑफ शेयर ऑफ फंड्स एंड ग्रांट्स के द्वारा टू द अदर लोकल बॉडीज को। उसके बाद हमारी सरकार का 9 रुपए जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बेसिकली वो स्कीम्स होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं अपने स्टेट्स में, एंड उनकी फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट ग्रेच्युटी एक्ट बनाया गया था, या फिर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो भी इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में बनाया गया है। उसके बाद हमारी सरकार का 8 रुपये जाता है सब्सिडीज में। सब्सिडी मीन बेसिकली एक ऐसा इंटेंसिव जो हमारी सरकार देती है इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को या फिर इंस्टीट्यूशंस को फॉर द बेटर डेवलपमेंट एंड फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमी एंड सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद हमारी सरकार का 8 रुपये जाता है डिफेंस एक्सपेंडिचर में। बेसिकली वो पैसा जो दिया जाता है हमारी नेवी, आर्म फोर्सेस या फिर मिलिट्रीज को। अगर इंडिया के डिफेंस एक्सपेंडिचर को कंपेयर किया जाए दुनिया की कुछ बड़ी कंट्री से, जैसे कि US, सऊदी अरेबिया, चाइना, तो इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। एंड सच बताऊं तो इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2012 से लेकर 2021 तक बहुत कम है। आपको क्या लगता है कि हमें डिफेंस में और खर्चा करने की ज़रूरत है कि नहीं? आप मुझे इस सवाल का जवाब पिन कमेंट्स में बता सकते हैं। उसके बाद हमारी सरकार का 4 रुपये जाता है पेंशन में। पेंशन बेसिकली एक ऐसा पैसा होता है जो दिया जाता है रिटायर एम्प्लॉयज़ को, या फिर वो एम्प्लॉयज़ जो काम नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ देयर इल हेल्थ के कारण। उसके बाद हमारी सरकार का 9 रुपये जाता है अदर एक्सपेंडिचर में। बेसिकली वो पैसा जो जाता है फाइनेंस में, एजुकेशन में, सोशल वेलफेयर में या फिर मेडिकल सेक्टर्स में। सो कुछ इस तरीके से हमारी सरकार अपने इन 100 रुपये को खर्च करती है। और अगर आपको लगता है कि मुझसे कोई पॉइंट्स छूट गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं उनको ज़रूर ध्यान दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिलती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।